हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि प्लेटीहेलमिन्थेस क्या होता है, उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ा था एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में बस हमने देखा था कि 3 क्लासेज होते हैं। उसमें 3 क्लासेज होते हैं। 1 मिनट। 3 क्लासेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टर्बिलैरिया, ट्रीमेटोडा एंड चेस्टोडा। ठीक है, ये तीनों क्लासेज जो होते हैं इनका अलग अलग हैबिटेट होते हैं, जिसकी वजह से इनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि टर्बिलेरिया है, वो सबसे प्रिमिटिव है, वो अभी भी पानी में ही पाए जाते हैं, वो फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। और आपका जो ट्रीमेटोड्स एंड चेस्टोडा है वो पैरासिटिक होते हैं। अभी तक जो भी पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, टिनोफोरा है, ये तीनों फाइलम में जो भी एनिमल है वो वाटर में पाए जाते थे। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस में कुछ स्पीसीज हैं जो वाटर से बाहर आ गए। वाटर से बाहर भी आए तो वो टेरेस्ट्रियल नहीं हुए, वो पैरासिटिक हो गए, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाने लगे। ठीक है, और उसमें से पहला जो क्लास है टर्बिलैरिया का, वो वाटर में अभी भी प्रिमिटिव टाइप का ही है, अभी भी वो फ्रेश वाटर में रहता है, ये मैराइन वाटर में होता है। प्लेनेरिया जिसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी जो 2 क्लासेज है ट्रीमेटोड्स एंड चेस्टोडा, वो पैरासिटिक है। पैरासिटिक होने के साथ साथ उसमें कुछ पैरासिटिक एडाप्टेशन भी होता है, मतलब उसमें कुछ एडाप्टेशन होता है जिसकी वजह से वो पैरासिटिक मोड में वो सर्वाइव कर सकते हैं। उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड हो जाते हैं या फिर कुछ नहीं भी होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होगा, बस ये ट्रीमेटोड्स एंड चेस्टोडा ही नहीं, जो भी होगा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो लेस डेवलप होगा। और ये ट्रीमेटोड्स जो होते हैं, चेस्टोडा जो होता है टैपवॉर्म, इसमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं। ये डायरेक्टली फूड जो बना होता है ऑर्गेनिज्म में, फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है उसी फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें डाइजेशन का कुछ रोल ही नहीं होता, बस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। तो ऐसे कुछ ऑर्गन नहीं होते हैं और कुछ ऑर्गन जो होता है वो हाईली डेवलप होता है। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाईली डेवलप होते हैं। तो पहले लिखवा देती हूँ, तीनों क्लास के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ आज। फर्स्ट क्लास है हमारा, 3 क्लासेज है। 3 क्लासेज है। पहले तो प्लेटीहेलमिन्थेस लिखना चाहिए ना। प्लेटीहेलमिन्थेस यानी कि प्लेटी यानी कि फ्लैट, हेलमिन्थेस यानी कि वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, वॉर्म। फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं उनको प्लेटीहेलमिन्थेस कहा जाता है। ठीक है, ये प्लेटीहेलमिन्थेस जो है इनमें और जो ऑर्गेनिज्म इसके पहले जो आए हैं और जो भी फाइलम है उनके कंपेयर में इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे कि मेनली कौन सा मॉडिफिकेशन हुआ है? सिलोम का तो कोई बात ही नहीं हुआ अभी तक, सिलोम नहीं हुआ है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ है मॉडिफिकेशन में, यानी कि 3 जर्म लेयर पाए गए हैं। फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिन्थेस में हुआ है। इसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री हुआ है। जी हाँ, बायलेटरल सिमेट्री भी बायलेटरल हुआ है। एंड सिफिलाइजेशन हुआ है। सिफिलाइजेशन यानी कि हेड का फॉर्मेशन, यानी कि हेड का फॉर्मेशन। इस दिस विजुअल, एक मिनट देखती हूँ। हाँ, हो जाएगा, काम चलेगा। चलिए, तो ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है और भी इसके अलावा हुआ है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें कुछ ऑर्गन का भी डेवलपमेंट हुआ है। इसमें मेनली ऑर्गन क्या है? मेनली एक्स्ट्रा सेल, न्यू सेल क्या है? तो फ्लेम सेल है, जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। अब वो तो हमने जनरल कैरेक्टर हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी पूछना हो वो पूछिए। ठीक है, चलिए क्या बताना था? तो जनरल कैरेक्टर हमें बता दिया। 3 क्लासेज के बारे में बता रही हूँ मैं। 3 क्लासेज का बताया था मैंने, कौन कौन से हैं? टर्बिलेरिया, ट्रीमेटोड्स एंड चेस्टोडा। फिर से मार्कर लाइट हो गया। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है
टर्बिलेरिया। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया देखो, जो जनरल कैरेक्टर में मैंने बताया है, प्लेनेरिया को डुजीसिया भी कहा जाता है। जो जनरल कैरेक्टर में मैंने बताया है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होंगे। जनरल कैरेक्टर सब में होगा, सिविलाइजेशन सब में हुआ है, फ्लैटवर्म सब हैं, सारे में बायलेटरल सिमेट्री है, और जो भी मॉडिफिकेशन है वो सारे के लिए, जनरल कैरेक्टर सब के लिए है। लेकिन इनके क्लासेस में भी कुछ कुछ डिफरेंसेज है, कुछ डिफरेंसेज है, तभी तो इनको अलग अलग क्लासेस में रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा इनमें जो स्पेसीज भी होते हैं, जैसे कि ट्रिमेटोड्स हैं, ये मेनली तो हम फेसियोला हेपेटिका ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा फेसियोला जिजेंटिका और भी बहुत सारे स्पेसीज होते हैं। तो अब उनको भी अलग अलग स्पेस में रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनमें भी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। इस वजह से जो स्पेसीज होते हैं, उन स्पेसीज को भी अलग अलग नाम दे दिया गया है, उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, क्योंकि उनमें भी अपना कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। ऐसा ही तो होता है ना, पहले किंगडम में डिवाइड किया गया, फिर अलग अलग कैरेक्टर देखा गया, तो एनिमल को ही अलग अलग फाइलम में डाला गया, फिर फाइलम को डिवाइड किया तो उसके कैरेक्टर के बेसिस पे उसको क्लास में डिवाइड किया, क्लास के बाद जीनस को स्पेसीज में अलग अलग डिवाइड किया गया। ठीक है, तो उसके कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे आगे ये और छोटे छोटे क्या बोलते हैं, डिवीजन में डिवाइड किए जाते हैं, ताकि हमको पढ़ने में भी आसानी हो। फेसियोला हेपेटिका हम आसानी से समझ सकें। अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को नाम लिखने के तरीका में नहीं बताया था, कि क्लासिफिकेशन भी नहीं बताया, कैसे क्लासीफाई किया जाता है, पहले क्या आता है, फाइलम आता है, क्लास आता है, ऑर्डर, ये सब मैंने नहीं बताया ना, वो भी मैं बताऊंगी। और ये चीज़ जो मैंने लिखवाया है ना, जीनस एंड स्पेसीज का नाम, जीनस जो है हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, स्पेसीज जो है हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होता है, एंड ये अंडरलाइन जरूर होता है, अंडरलाइन उसके नीचे होता है। ठीक है, अंडरलाइन किया जाता है। और चेस्टोडा जो है, इसका एग्जाम्पल है टैपवर्म। टैपवर्म इसका कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के अलावा और भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म होता है, अलग अलग स्पीशीज पाए जाते हैं। इनका केवल एक ही होस्ट नहीं होता है, इनका ये भी कैरेक्टर होता है कि इसमें 2-3 होस्ट पाए जाते हैं, यानी कि होस्ट यानी कि कोई पैरासाइट है, और पैरासाइट यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, तो जो फूड लेता है उसको पैरासाइट कहा जाता है, और जो उसके लिए फूड प्रिपेयर करता है, मतलब जिसके बॉडी से वो लेता है, उसको होस्ट कहा जाता है, उसको होस्ट कहा जाता है। और ये पैरासाइट जो है वो एंडो पैरासाइट भी हो सकता है, एक्सो पैरासाइट भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, एंडो मतलब अंदर, यानी कि होस्ट के बॉडी के अंदर जो रहेगा उसको एंडो पैरासाइट कहा जाएगा, होस्ट के बॉडी के अंदर जो रहेगा उसको एंडो पैरासाइट कहा जाएगा, एंड होस्ट के बॉडी के बाहर जो रहकर अपना फूड लेगा उसको एक्सो पैरासाइट कहा जाएगा। तो ये सब एंडो पैरासाइट होते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर होते हैं। अब बताती हूँ, पहला हमारा क्लास था टर्बिलेरिया, जिसमें प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है हमारा वो ऐसे बनता है, थोड़ा बहुत ऐसे बनता है। ठीक है, ये रहा हमारा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये होता है कि इसमें रिजनरेशन पावर जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, इस वजह से ये बहुत ही फेमस है, और इस वजह से हम इसको हो रहा है, इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी किया जाता है। ये प्लेनेरिया का सिंपल बॉडी है, प्लेटफॉर्म होता है, इसमें 2 आई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये आई नहीं होते, ये आई स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को विजन में हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ये बस एक डार्क एंड लाइट में डिफरेंसेस बताते हैं कि डार्क में है या लाइट में है, ये इनको डिफरेंसेस का फीलिंग होता है, और ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये डार्क एंड लाइट में डिफरेंसेस बताते हैं, आई स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका इनमें भी वही होता है, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान ही है, यानी कि एक ही ओपनिंग है, माउथ उसी से इंटेक भी करेगा और बाहर भी निकालेगा, डिफिकेशन भी होगा। ठीक है, तो इसके जो बैक साइड में होगा, अगर इसके बॉडी को ऐसे क्या बोलते हैं टिल्ट किया जाए, इसके बैक साइड में, ये मान लो इसका बॉडी टिल्ट है, ऐसे मुड़ा हुआ पार्ट है, बैक साइड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इसका माउथ होगा, और यहीं से इसका
एलिमेंट्री कैनाल जाएगा, फिर यहीं आकर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका प्लेनेरिया का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये होता है तो क्या बता रही थी मैं, इसमें रीजनरेशन पावर हाई होता है। पहले हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे प्रिमिटिव टाइप होते हैं प्लेनेरिया, जो है लिख देती हूँ ना, प्लेनेरिया जो है वो प्रिमिटिव टाइप होते हैं, यानी कि अभी भी इनमें वो कैरेक्टर है कि ये अभी भी पानी में रह जाए, अभी भी ये पानी वाले कैरेक्टर रखते हैं अपने अंदर। फ्रेश वाटर और मैराइन, कुछ भी हो सकता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन तो है नहीं। एक्सक्लूसिवली मैराइन कौन है, टीनोकोरा है, इकाइनोडर्मेटा है एंड हेमिकोडेटा है। ये हो गया। अब बाकी इसमें वो सेम कैरेक्टर होंगे, सेम। अगर फ्रेश वाटर है तो ये अपना फूड जो है ये कार्निवोरस होता है, मेनली न्यूट्रिशन जो होता है कार्निवोरस होता है। हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस होता है। हार्बिवोरस जो प्लांट से लेते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल्स लेते हैं, दूसरे एनिमल से लेते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों तरह के फूड लेते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों लेते हैं, उसको ओमनिवोरस कहा जाता है। तो ये कार्निवोरस होते हैं, दूसरे एनिमल से अपना फूड लेते हैं। फिर इसमें और एक क्या कैरेक्टर होता है, सर्कुलेशन का होता नहीं है, रेस्पिरेशन, जनरल बॉडी सरफेस होता है। एक्सक्रीशन के लिए एक इसमें फ्लेम सेल होता है, ऐसे इसमें फ्लेम जैसे मतलब सेल जो है ये इनका प्रोजेक्शन होता है, निकला रहता है, ये फ्लेम लाइक अपीयरेंस देते हैं इसको, इसलिए इसको फ्लेम सेल कहा जाता है। नेफ्रोडिया सेल होते हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन के लिए ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल फीमेल एक ही में पाए जाते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अभी तक मेल फीमेल अलग अलग नहीं पाए गए हैं, सब में हर्माफ्रोडाइट है। एस्कलमेंथिस में अलग अलग पाए जाएंगे मेल फीमेल, ठीक है, इसमें हर्माफ्रोडाइट होता है, एक ही होता है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल भी हो सकता है, इसमें एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसमें फिक्स होता है जो मैराइन वाटर में होते हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। तो इसका ये कुछ बेसिक कैरेक्टर हुआ। रीजनरेशन का पावर हाई होता है, हाई रीजनरेशन पावर होता है। एंड इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें क्या पूरे क्या बोलते हैं, पूरे प्लेटियन मेंथिस में होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो एडवांस टाइप के होते हैं। वो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होते हैं, यानी कि इसका जो गैंग्लियन होते हैं उसी को ब्रेन कहा जाता है। इसमें जो गैंग्लियन होते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उसी को ब्रेन कहा जाता है। अब ये मान लो कि कहीं एक जगह ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, यानी कि सेल बॉडी पूरा पड़ा हुआ है, इसका एक्सॉन दूर दूर तक फैला रहेगा, ठीक है। एक्सॉन जाहिर सी बात है लंबे लंबे होते हैं, वो ऐसे जाएगा। ये 2 लेयर में बनाए रहते हैं, 2 रो में बने होते हैं। साइटोन है इसका, साइटोन से एक्सॉन निकला हुआ है, ये डेंड्राइट्स है। तो ये एक लेयर में बनाए होते हैं, 2 रो में बनाए होते हैं। अब इसके साइड में भी कुछ साइटोन पड़े होते हैं, इनका एक्सॉन लगा होता है, यहाँ पे कुछ साइटोन है, इनका एक्सॉन लगा होता है। तो ये लैडर लाइक अपीयरेंस देते हैं। इनका जो क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम है वो लैडर लाइक अपीयरेंस देते हैं, इसलिए लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और इनका जो नर्व कॉर्ड होता है, ये जो इनका एक्सॉन है ना, एक्सॉन का जो रो है ये नर्व कॉर्ड बनाता है, इनके बॉडी में नर्व कॉर्ड इसको कहते हैं। तो नर्व कॉर्ड जो होता है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर पड़े होंगे साइटोन, उसका एक्सॉन निकला हुआ है, तो वो रूम में क्या बोलते हैं अरेंज होते हैं और नर्व कॉर्ड बनाते हैं। तो इनका नर्व कॉर्ड जो होता है वो डबल है एंड सॉलिड है, क्योंकि इसके अंदर भी तो साइटोन भरा हुआ है, अंदर भी गैंग्लियन है, तो सॉलिड है एंड वेंट्रल है। वही हम लोग में कैसा होता है, हम लोग में डोर्सल होता है, हॉलो होता है, इसीलिए तो उसके अंदर क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड सिंगल होता है। इनका ये कुछ बेसिक कैरेक्टर रहा।
अब इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा दूसरे क्लास पे जाते हैं। उसमें क्या है, उसमें भी थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि उसमें उसके लाइफ साइकिल के बारे में बताती हूँ कि वो पैरासिटिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में उनका डेवलपमेंट होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, उसमें वो डेवलप करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म में होते हैं। हो गया। अच्छा, ये पैरासिटिक जो होते हैं वो क्यों होते हैं? एक तो ये रहा कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करने के कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर खाने के कैपेबल नहीं होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज्म में जो भी उनके न्यूट्रिशन पे जो भी डिफरेंसेस होता है, उनके रिप्रोडक्शन पे जो भी होते हैं, उनके मतलब लाइफ साइकिल पे जो भी डिफरेंसेस होते हैं, वो सब इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें अलग अलग मॉडिफिकेशन हो जाता है, अलग अलग एडाप्टेशन होता है। कुछ ऑर्गन उनमें नहीं होता है, तो कुछ ऑर्गन एडवांस होते हैं, उनके बेसिस पे होते हैं। अब देखो, अगर वो पैरासिटिक है तो पैरासिटिक का भी कुछ मोड है, कुछ मॉडिफिकेशन है। जैसे कि किसी और ऑर्गेनिज्म में रहेगा तो उसमें हुक्स पाए जाएंगे, सक्कर पाए जाएंगे, हुक्स जिससे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्किन को क्या बोलते हैं, पकड़ सके, टाइटली पकड़ ले, उसमें चिपका रहे, सक्कर रहे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई काम नहीं रहता है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन उनमें रहता है, ठीक है। और उनमें कुछ ऐसा नहीं रहता है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर अपना फूड ले ले, ऐसा कुछ डिफेंस वाला कुछ नहीं होता है। तो उनमें कुछ उनके बॉडी ऑर्गन में कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से उनका अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग मोड ऑफ क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल होता है, उनका सर्वाइवल अलग अलग हो जाता है। फ्री लिविंग होते हैं कुछ, जिनमें सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, सारे ऑर्गन्स होंगे अपने डेवलप करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। और जिसमें कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा होंगे तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो रहने लगेंगे, ठीक है, पैरासाइट बन के रहने लगेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे, अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे। लार्वा का डेवलप बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लार्वा पाए जाते हैं, तो उसके लिए उनको दूसरे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो दूसरे बॉडी के ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, मतलब कुछ अलग टाइप के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं लार्वा के डेवलपमेंट के लिए। तो वो सब जस्ट बिकॉज ऑफ देयर उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है उसकी वजह से। तो पैरासाइट हैं तो जिसकी वजह से इनमें एक्स्ट्रा क्या है, हुक्स पाए जाते हैं, सक्कर पाए जाते हैं, ये सब कुछ मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आता है मॉडिफिकेशन पैरासाइट का, और शॉर्ट में लॉन्ग में पूछता रहता है, ठीक है। ये सब भी आपको जानना चाहिए। अब क्या बता रहे थे मैं, फैसियोला का देखते हैं, लगा हुआ था ना, फैसियोला का देखते हैं कि लाइफ साइकिल डायरेक्ट बताती हूँ, इसमें भी वही सब जनरल कैरेक्टर हैं, लाइफ साइकिल बताती हूँ। देखो, ये दो होस्ट में पाए जाते हैं। फैसियोला हिपैटिका के बारे में बात करते हैं। फैसियोला हिपैटिका नाम से याद रखो, हिपैटिक सेल यानी कि लिवर में पाए जाते हैं ना हिपैटिक सेल। तो ये भी फैसियोला हिपैटिका भी जो है वो लिवर में पाया जाता है। और इसका मेन होस्ट कौन है, यानी कि किस में ये मेनली पाए जाते हैं, शिप में होते हैं। होस्ट कौन है इसका, शिप है, शिप के लिवर में एंड स्नेल में, ठीक है, शिप में एंड स्नेल में। शिप में पहले ये जाएगा, इसका रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, क्रॉस में रिप्रोडक्शन होता है, मेनली सेल्फ होता है, सेल्फ तो होना ही है। अगर ये पैरासिटिक है दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाएंगे और इसके बॉडी में खुद ही मेल फीमेल दोनों गैमेट्स बनते हैं, तो ये जाहिर सी बात है इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। पानी में जो पाए जाते हैं उसमें क्रॉस भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, लेकिन इसमें सेल्फ होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है। तो शिप के बॉडी में जाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करके ये एग बनाएंगे, एग से इनका मिरासीडियम लार्वा बनेगा, देन मिरासीडियम लार्वा जो है स्नेल में एंटर करेगा, देन स्नेल में एंटर करने के बाद मिरासीडियम से स्पोरोसिस्ट बनेगा, स्पोरोसिस्ट से
रेडिया, देन सरकैरिया, फिर मेटासरकैरिया। मेटासरकैरिया जो है वो अगेन इन्फेक्टिव एजेंट होता है फॉर दी शिप। शिप के लिए इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं क्या बोलते हैं, मेटासरकैरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि फैसियोला हिपैटिका में इन्फेक्टिव लार्वा कौन सा होता है, तो मेटासरकैरिया होता है। ठीक है, और स्नेल के लिए मिरासीडियम लार्वा होता है। और देखो इन दोनों में ये भी पूछा जाता है प्राइमरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है। तो शिप जो है वो प्राइमरी होस्ट है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसमें डेवलपमेंट हुआ। स्नेल जो है वो सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, ऐसा कर बताती हूँ। देखो पहले आपका ये रहा शिप। शिप में आपका जो ऑर्गेनिज्म है फैसियोला हिपैटिका है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन बन के आपका एग बना। ठीक है, अब ये एग जो है शिप के फिशेस के थ्रू बाहर आएगा। फिर क्या बनाएगा, मिरासीडियम लार्वा। मिरासीडियम लार्वा, बहुत सारे लार्वा का डेवलपमेंट होता है इसमें। मिरासीडियम लार्वा, मिरासीडियम लार्वा से क्या बनेगा, मिरासीडियम लार्वा जो है स्नेल में एंटर करेगा। पहले किस में एंटर करेगा, स्नेल में। स्नेल में, वो भी सारे स्नेल में नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही स्नेल में पाए जाते हैं। कौन से स्नेल में, लाइनिया में। स्नेल में एंटर करेगा, देन मिरासीडियम से स्पोरोसिस्ट बनाएगा। स्नेल में एंटर करने के बाद स्पोरोसिस्ट बनाएगा। स्पोरोसिस्ट से रेडिया बनेगा। रेडिया से सरकैरिया। सरकैरिया से मेटासरकैरिया। मेटासरकैरिया से एग बनाएगा। अब ये मेटासरकैरिया लार्वा जो है ये किसी लिप्स के ऊपर डेवलप करते हैं। ठीक है, और अगर वो लिप्स शिप खाएगा तो जाहिर सी बात है वो मेटासरकैरिया भी उसके अंदर जाएगा। तो मेटासरकैरिया जो है इस तरह से, मेटासरकैरिया जो है इन्फेक्टिव एजेंट है, इन्फेक्टिव लार्वा है, इन्फेक्टिव फॉर द शिप। एंड मिरासीडियम जो है स्नेल के लिए है। ये पूरा फैसियोला हिपैटिका का लाइफ साइकिल है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके अलावा देखते हैं हम, इसमें बहुत सारे स्पीसीज होते हैं लेकिन मेनली आपको यही पढ़ाए जाते हैं फैसियोला हिपैटिका। मैंने तो इसका डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम बनाती हूँ। इनमें क्या होता है, लीफ के जैसे होते हैं और कुछ नहीं होता है। ये शक्कर है, एंटीरियर शक्कर, यहाँ पर भी एक शक्कर होंगे, पोस्टीरियर शक्कर। मतलब ऐसा कुछ होगा ना कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहने के लिए सूटेबल होंगे। इनका बॉडी ऐसा बना होगा कि दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में रह ले, किसी में नहीं, मतलब जो इनका होस्ट है उनमें ही। ऐसा भी नहीं है कि किसी में भी रह ले, हम लोग में जो रहेगा हमारा स्पेसिफिक वही रहेगा। अगर ये शिप के लिए हैं तो शिप में ही रहेंगे, काऊ के लिए हैं तो काऊ में ही रहेंगे, ऐसा नहीं किसी में भी। तो उस तरह से इनका बॉडी बना होता है कि ये क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड में ये रहे, ये अपने होस्ट के अंदर रहे, उसके लिए सूटेबल हो। ठीक है, उस तरह से अपने क्या बोलते हैं सर्वाइवल कर सके। अब किसके बारे में बताना है मुझे, ये तो आपका रहा टर्बेलारिया ट्रिमेटोडा। एंड नेक्स्ट है हमारा हो रहा है, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, कि नॉन पैरासिटिक प्लेटिहेलमिन्थेस कौन सा है, नॉन पैरासिटिक जो पैरासिटिक नहीं है कौन सा है, टर्बेलारिया जो पहला क्लास था, यानी कि प्लेनेरिया, वो आपका नॉन पैरासिटिक प्लेटिहेलमिन्थेस है। अब हम देखते हैं टर्बेलारिया होगा, ट्रिमेटोडा हो गया, एंड है हमारा नेक्स्ट है चेस्टोडा यानी कि टैपवर्म यानी कि टीनिया सोलियम। टैपवर्म टीनिया सोलियम के अलावा और भी इसमें भी स्पीसीज है, टैपवर्म टीनिया सोलियम लिखवा देती हूँ।
टीनिया सोडियम। जीनस हमारा कैपिटल से रहेगा, स्पेसिस स्मॉल से रहेगा, अंडरलाइन दोनों में रहेगा, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है टैपवर्म। अब देखते हैं इसमें भी वही सब जनरल कैरेक्टर है। इसमें डायग्राम से बताती हूँ आपका। इसमें जो है ये आपका स्कॉलेक्स है, स्कॉलेक्स में रोस्टेलम होते हैं, हुक्स होते हैं, ये रफ कर दूँ क्या? नहीं, रहने दो, या कर देती हूँ, कर देती हूँ। टीनिया सोडियम यहाँ साइड में लिखा है। चल, ये आपका पहले स्टार्टिंग में जो सेगमेंट होंगे वो बहुत ही पतले पतले होंगे, फिर आपका जो सेगमेंट बनेगा वो बहुत ही चौड़ा चौड़ा होगा। इसमें सेगमेंटेशन होता है बट फाल्स सेगमेंटेशन होता है, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है, फाल्स सेगमेंटेशन होता है, लेकिन पूरे बॉडी में होते हैं। पूरे बॉडी में ऐसे सेगमेंटेशन होता है और इस सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला कहा जाता है। देखो, अगर मेरा लेक्चर बोरिंग लगने लगे ना तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख लेना, देख सकते हो, लेकिन देखना मत, टाइम कम हो जाएगा मेरा। ये लास्ट वाला जो सेगमेंटेशन होता है, मतलब जितना ही पीछे जाएगा इसका सेगमेंटेशन जो होगा वो ब्रॉडर होता जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि ये इसका अपर पार्ट जो है इसको क्या कहा जाता है? स्कॉलेक्स। यहाँ लिख देती हूँ, स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स कहा जाता है। ये इसका इतना पार्ट स्कॉलेक्स कहा जाता है, ठीक है। स्कॉलेक्स में ये आपका रोस्टेलम होता है, रोस्टेलम होता है। इसमें हुक्स लगे होते हैं, हुक्स यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में होंगे तो उनके बॉडी को टाइटली मतलब पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए होल्डिंग ऑर्गन होता है, हुक्स होते हैं। एंड इसके अलावा सकर्स होते हैं, 4 सकर्स पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं। एक बैकवर्ड साइड में है, 4 सकर पाए जाते हैं, एक पीछे होंगे, ठीक है, सकर होते हैं। इतने पार्ट को स्कॉलेक्स कहा जाता है। ये जो पार्ट है, पूरा पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला, ये पूरा सेगमेंटेशन को, और इसके एक एक सेगमेंटेशन को क्या कहा जाता है? प्रोग्लॉटिड, प्रोग्लॉटिड, प्रोग्लॉटिड। इसमें मेनली थ्री टाइप्स के प्रोग्लॉटिड होते हैं। स्टार्टिंग वाला जो होता है वो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड होता है, फिर आपका मैच्योर प्रोग्लॉटिड होता है, एंड देन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है। मान लो यहाँ पे आपका इमेच्योर हुआ, इमेच्योर, ये आपका मैच्योर, एंड यहाँ पे आपका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है। अब देखो, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड जो होता है उसमें जब ये मतलब इतने लंबे होते हैं ना कि ये एक ऑर्गेनिज्म में एक ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 पाए जाएंगे एक ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म में एक ही होता है। ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, लंबा होता है। और इसमें ये भी हर्माफ्रोडाइट है, इसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गन होंगे, दोनों गैमेट्स होंगे। तो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड जो होगा इसमें मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं। मैच्योर प्रोग्लॉटिड जो होंगे, मैच्योर वाला जो सेगमेंटेशन होगा उसमें मेल फीमेल गैमेट्स का क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जाइगोट बना होता है। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो होता है उसमें केवल एग्स भरे होते हैं, केवल एग होते हैं, ठीक है, केवल एग होता है। अब देखो, इसमें मेन क्या फंक्शन होता है कि इसका फंक्शन ये है कि इसका जो सेगमेंटेशन है ये टूट कर निकलते रहता है, ठीक है। पीछे से इसका सेगमेंटेशन एक एक करके निकलते रहता है और हर एक सेगमेंट में एग तो भरा होगा, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में एग तो भरा होगा, यानी कि ये अपने साथ साथ एग को निकालते रहते हैं। और कहाँ से निकलते हैं? ये फिशेज में निकलते रहते हैं। इनका एक एक सेगमेंटेशन टूट कर निकलता रहता है, अपने साथ साथ एग को भी निकालता है और फिशेज के थ्रू
इजेस्ट हो जाता है बॉडी के बाहर, ठीक है, बॉडी से निकल जाता है। और इस प्रोसेस को, जो टूटने का प्रोसेस होता है, इसको क्या कहा जाता है? एपोलाइसिस। एपोलाइसिस, इसके लिए टैपोन के लिए ये प्रोसेस जो है इसको एपोलाइसिस कहा जाता है। और ये जो नेक रीजन है इसका, ये जो नेक रीजन है, ये नेक रीजन से नया सेगमेंटेशन बनते भी रहता है। केवल ऐसा नहीं है कि टूट टूट कर सब खत्म हो जाता है, नया सेगमेंटेशन बनता भी रहता है, बनता है नया सेगमेंटेशन। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, नया सेगमेंटेशन के बनने के प्रोसेस को स्ट्रोबिलाइजेशन कहा जाता है। स्ट्रोबिलाइजेशन, ठीक है, नया सेगमेंटेशन बनने को, फॉर न्यू सेगमेंटेशन, स्ट्रोबिलाइजेशन फॉर न्यू सेगमेंटेशन बनने के लिए क्या कहा जाता है? स्ट्रोबिलाइजेशन। एपोलाइसिस फॉर क्या लिखूं? ब्रेकडाउन ऑफ सेगमेंटेशन, ये लिख देती हूँ, ब्रेकडाउन सेगमेंटेशन के ब्रेकडाउन के लिए, निकलने के लिए, टूट टूट कर जो निकलते हैं, एपोलाइसिस एंड स्ट्रोबिलाइजेशन फॉर न्यू सेगमेंटेशन के लिए। नेक वाले रीजन से बनते रहते हैं, प्रोलिफरेशन होते हैं, एंड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो होता है वहाँ से ये टूट टूट कर निकलते रहते हैं। एंड पूरा ये सेगमेंटेशन जो होता है इसको स्ट्रोबिलिया कहा जाता है। और एक एक सेगमेंटेशन को, एक एक को प्रोग्लॉटिड कहा जाता है। मेनली 3 प्रोग्लॉटिड होते हैं, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है। अपर पार्ट जो होता है उसको स्कॉलेक्स कहा जाता है। फिर नेक होता है। और इसके अलावा क्या कैरेक्टर होता है इसमें? हाँ, इसका लाइफ साइकिल बताती हूँ। देखो, अब ये जो इसका सेगमेंटेशन बाहर निकला, इसका सेगमेंटेशन अगर बाहर निकला तो ये अपने साथ साथ एग को भी लेके आएगा। ये सेगमेंटेशन है, एग आएगा इसके साथ साथ, फिसेज में बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये फिसेज जो है, जो ऑर्गेनिज्म इसका फिसेज खाएगा उस ऑर्गेनिज्म में इसका एग जाएगा। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वुमेन फिसेज को खाता है? पिग, ठीक है। और पिग को हम लोग भी मतलब कुछ लोग खाते हैं, इसलिए तो वुमेन पिग में भी ट्रांसफ़र होता है, उनमें भी इन्फेक्शन होता है। वो भी तो कोई खाते हैं तभी तो उनमें भी जाते हैं, लेकिन उसी पिग से जाते हैं जो क्या होते हैं, अच्छे से अनकुक्ड होते हैं, अच्छे से कुक्ड नहीं होते हैं, उनमें हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे पिग को खाना भी नहीं चाहिए जिनके बॉडी पे छोटे छोटे पिंक दाने हुए रहते हैं, मीजली पॉर्क कहा जाता है उनको। वैसे पॉर्क को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वो इन्फेक्टेड होते हैं, उनसे हम लोग में भी इन्फेक्शन हो सकता है। क्या बता रही थी? जो खाते हैं उनके लिए क्या बता रही थी मैं? लाइफ साइकिल के बारे में। तो एग आया, एग जो है वो लार्वा में डेवलप हुआ, मतलब उनका लार्वा भी डेवलप होता रहता है। इसमें भी बहुत सारे लार्वा होते हैं। तो इनमें कौन सा लार्वा मेनली बनेगा? फिसेज से बाहर आएंगे। कौन से लार्वा बाहर आएंगे? हेक्साकैंथ लार्वा बाहर आएंगे। हेक्साकैंथ लार्वा जो है, इसके ऊपर लार्वा जो है अच्छा, लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। लार्वा ये हेक्साकैंथ लार्वा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। जब ये प्रोटेक्टिव कवरिंग लग जाता है, मान लो ये हेक्साकैंथ लार्वा है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लग जाता है, तब उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग लग जाता है, तब उसको ऑन्कोस्फीयर कहा जाता है। ऑन्कोस्फीयर लार्वा कहा जाता है, ठीक है, ऑन्कोस्फीयर कहा जाता है। और ये ऑन्कोस्फीयर जो है, स्फीयर लार्वा जो है, प्रोटेक्टिव कवरिंग तो लगना जरूरी है, वरना तो ये इधर उधर टूट कर कहीं बिखर जाएंगे, तो लगा रहता है। तो ये ऑन्कोस्फीयर जो है ये वही फिसेज में रहते हैं। और इस फिसेज को कौन ईट करता है? फिसेज को कौन ईट करता है? पिग, ठीक है। पिग, ऑन्कोस्फीयर लार्वा जो है पिग में गया, पिग के मसल में जाते हैं। मसल में जाने के बाद ये क्या बनाते हैं? सिस्टिक सर्कस लार्वा, या उसी को ब्लैडर वॉर्म भी कहा जाता है। ब्लैडर वॉर्म कहा जाता है। इसी को सिस्टिक सर्कस लार्वा कहा जाता है। सिस्टिक सर्कस लार्वा। अब ये सिस्टिक सर्कस लार्वा जो है दोबारा से
पिग के मसल में होते हैं। अब पिग जो भी खाते हैं, जो भी मेजली पॉग खाते हैं, जिनमें इन्फेक्टेड पिग जो होते हैं, जिनमें छोटे छोटे पिंक कलर के दाने निकले रहते हैं, उस तरह के पिग जो इन्फेक्टेड होते हैं जो खाएंगे उनमें ट्रांसफ़र तो होगा ही। ये ब्लैडर वर्म जाते हैं, ब्लैडर वर्म जाके इनका डेवलपमेंट होता है, फिर ये एडल्ट में डेवलप होंगे, फिर इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। एक ही बॉडी में होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और उसी में इनका पूरा लाइफ साइकिल चलता ही रहता है। एक ऑर्गेनिज्म में इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है, मतलब 2 में चलता है, लेकिन आधा से ज़्यादा तो एक में ही चलता है। अच्छा, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होते हैं जिनमें पैरासाइट जो है उसका क्या बोलते हैं, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हो वो प्राइमरी होस्ट है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो वो सेकेंडरी होस्ट है। तो प्राइमरी होस्ट इसके लिए कौन है? मैन है, वुमेन है। वुमेन जो है वो प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आधा से ज़्यादा पूरा लाइफ साइकिल तो इसी में चलता रहता है। पूरा एडल्ट बन के और अपना फूड लेते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली, और अपना उसी में एक्सक्रीशन भी निकालते हैं, अपना फिशेज के साथ अपने एग को भी निकालते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इनका सेगमेंटेशन टूटता भी है, बनता भी है, सब कुछ होता है ह्यूमन बींग्स में। प्राइमरी होस्ट इसलिए ह्यूमन है। सेकेंडरी होस्ट जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर जिसमें कोई रिप्रोडक्शन ना हो, बस डेवलपमेंट ही हो, कौन है इसके लिए सेकेंडरी होस्ट? इसमें कौन है? पिग है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट होते हैं। जब होस्ट ही अलग होते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी भी अलग होंगे, ठीक है। और इसके अलावा मुझे क्या बताना था इसके बारे में, ये हमारा टैपवर्म के बारे में है। और तो बहुत चीज़ है जानने के लिए, बहुत चीज़ें बताने के लिए। एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक एक ऑर्गन के बारे में बताने लगो तो बहुत चीज़ है। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू।